हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। 600 बीसी से 187 बीसी तक है और इसमें जितने भी टॉपिक हो सकते हैं हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें आप नंद वंश को पढ़ेंगे, शुंग वंश को पढ़ेंगे, मगध को पढ़ेंगे, बिंदुसार को पढ़ेंगे, बिंबिसार को पढ़ेंगे, सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल को। महाजनपद काल से ये चीजें स्टार्ट होती है क्योंकि महाजनपद काल में ही आप देखते हैं कि वहां पे हमें लोकतंत्र भी देखने को मिला है। वहां पे हमें मतलब शासन करने की जितनी भी पद्धति है, चाहे लोकतंत्र हो गया, चाहे राजतंत्र हो गया, चाहे अधिनायक तंत्र हो गया, जो कुछ भी है सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और बाकी आगे की चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत की राजनीतिक दशा। ये हमारा पहला टॉपिक है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं आगे की चीजों को कैसे हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टाइम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से ये जो राजनीतिक दशा थी कंप्लीटली चेंज हो गई उस समय की। मैं बता दूं कि इस समय आपको विभिन्न प्रकार के जो बहुत ही फेमस फेमस रूलर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। आपको अशोकास देखने को मिलेंगे, शुंग देखने को मिलेंगे। महाजनपद काल में विभिन्न प्रकार के जो शासक वगैरह है देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको बुद्धिज्म देखने को मिलेगा, जैनिज्म देखने को मिलेगा, ओवरऑल सब कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से इस समय कहीं ना कहीं सभ्यताएं धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और चेंजेस भी देखने को मिल रहा है बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि कैसे राजनीतिक दशा परिवर्तित हो रही है। तो एक मतलब इस टाइम को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। ठीक है, यह काल आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि इस समय सबसे पहली बात राज्यों का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। मैं बता दूं कि इस समय सबसे बड़ा बहुत बड़े स्तर पर जो डेवलप हुआ, मगध नामक राज्य बहुत बड़े स्तर पर डेवलप हुआ। ठीक है, क्लियर है? ये अपने आप में एक महाजनपद था। महाजनपद जो बहुत बड़े स्तर से बहुत बड़े एरिया को कवर करने का कार्य करता हो। बहुत बड़े एरिया पे यहाँ के जो रूलर्स होंगे वो रूल करेंगे। ठीक है, ये बात होगी। आगे देखिए, नगर, इस समय नगर भी डेवलप हो रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर नगर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लोहे का बढ़ता प्रयोग, मतलब इसी समय तो लोहे का बहुत ही बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ और लोहे के प्रयोग की वजह से इस समय कृषि डेवलप हुई और भी सारी चीजें डेवलप हुए। तो विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्र थे, जैसे मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के जो महाजनपद काल थे, ठीक है ना, अस्मक हो गया, ठीक है, गांधार, ये सब सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हुई। ठीक है, और साथ ही साथ सिक्के भी इस समय डेवलप हुए। तो इन सभी के समय से जुड़ा हुआ है ये सब। ठीक है, इस काल में बौद्ध धर्म, अभी हमने आपको बताया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी का भी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब कहीं ना कहीं सिमिलर ही चलते हैं, एक साथ चलते हैं। ठीक है, दार्शनिक विचारधाराओं का बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ और इस काल में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और लोहे का व्यापक प्रयोग किया गया। मतलब एक तरीके से खास करके बिहार में, खास करके बिहार में मगध नामक राज्य था। मगध नामक राज्य में बहुत बड़े स्तर पर लोहे का प्रयोग किया गया, बहुत बड़े स्तर पर लोहे का प्रयोग किया गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े स्तर पर लोहे का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे सभ्यताएं डेवलप हो रही हैं, लौह तकनीक डेवलप हो रहा है, मुद्राओं का प्रयोग डेवलप हो रहा है, भौतिक जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां आ रही हैं और अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति और अधिक सुदृढ़ हो गई है। मैं बता दूं कि इसके पहले पाषाण काल था। ठीक है, पाषाण काल में जो मानव थे, जो व्यक्ति थे, ठीक है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बेसिकली आखेट पे जीवन जीते थे। उनका जीवन जो है शिकारी से भरा था, जैसे शिकारी होते हैं उसी तरीके से उनका जीवन था। वो किसी भी प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं थे जो ये सामान्य प्रकार की लाइफ थी। इंटरेस्टेड क्या कहें, उन्हें आइडिया ही नहीं था कि ऐसी भी लाइफ हो सकती है। ठीक है, और जब उन्हें आइडिया नहीं था तो कहाँ से वो नगर डेवलप करेंगे, कहाँ से वो शहर डेवलप करेंगे और भी सारी चीजें करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हालांकि इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा। टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता। वो डेवलप हुई, इतने बड़े लेवल पे डेवलप हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये इन सबों से पहले वो थी, लेकिन वो सभ्यता नष्ट भी हो गई। उसका कब ओरिजिन हुआ, कब नष्ट हो गया, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा। ठीक है, एक अंदाजा लगाया जाता है कार्बन डेटिंग के जरिए, पर फिर भी वो अपने आप में डेवलप सभ्यता थी। गांव भी डेवलप हुए, समूह गांव का डेवलप हुआ,
ठीक है, और अस्थायी रूप से लोग रहना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उस समय डेवलप हुई। आपने देखा कि इस समय कई परिवर्तन हो रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, अस्थायी रूप से लोग रहना स्टार्ट कर रहे हैं, लोहे का प्रयोग कर रहे हैं, सिक्के का प्रयोग हो रहा है, विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक हैं वो डेवलप हो रहे हैं, अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो ये जो टाइमिंग था अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टाइमिंग। ठीक है, एक तरीके से इसलिए इसे परिवर्तन का काल माना गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द 6th century BCE is considered a significant transformative period of in earlier Indian history. This period of often associated with the emergence of early state cities and increasing use of irons and the development of coins. ठीक है, coinage. This period is saw development of the various philosophical schools, including Buddhism, Jainism. By this time, the irons widely used in eastern UP and Bihar also. The use of iron technology and coins budget about revolutionary change in material life and strength and the trend towards settled life. This centuries saw the emergence of the cities and place, village and clusters and Ganga Valley of the Vindh region. ठीक है ना, तो एक तरीके से बहुत ही बड़े स्तर पे ये चीजें डेवलप हुई, बहुत ही बड़े स्तर पे परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसके पहले जो मानव रहा करता था एक तरीके से कैसे रहा करता था, जानवरों की तरह रहा करता था, आदिमानव की तरह रहा करता था। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का अभाव था। मतलब एक ऐसी सत्ता का अभाव था जो हर जगह सर्वत्र व्याप्त हो। जैसे एक तरीके से मगध जब अस्तित्व में आया तो ये बहुत बड़े स्तर पर अपने आप को डेवलप करके बहुत से महाजनपदों को अपने में मिला लिया। मतलब बहुत से जनपदों को अपने में मिला करके ये स्वयं खुद में बहुत बड़ा महाजनपद बन गया। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए इसके आरंभ में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आरंभ में ऐसी चीजें नहीं थी, सत्ता का अभाव था। संपूर्ण प्रदेश जो थे अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त थे। जैसा कि हमने बताया काशी, कौशल, मतलब उस समय टोटल 16 महाजनपद थे, अवंती, ठीक है, अस्मक और भी विभिन्न प्रकार के। क्लियर है? छोटे छोटे जो राजनीतिक अपना महत्व रखते थे। इस काल में राजनीतिक दशा का स्पष्ट विवरण किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, किंतु बौद्ध और जैन धर्म के कुछ प्रासंगिक ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का नाम उल्लेख है। मतलब अगर देखा जाए तो वैसी कोई किताब नहीं रही, लेकिन जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की किताबें हैं, जो साहित्य है इन लोगों की, इसमें कहीं ना कहीं वो जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए। इसका नामकरण अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलता है। मतलब अलग अलग ग्रंथों में भी यहाँ पे मिलता है तो भिन्न भिन्न मिलता है, जिसका कारण संभवतः भिन्न भिन्न समय पर होने वाला राजनीतिक परिवर्तन और सूची निर्माताओं का भौगोलिक ज्ञान है। वैयाकरण पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। इसमें से 3 मगध, कौशल और वत्स को महत्वपूर्ण बताया है। जैसे पाणिनि महोदय है, ठीक है ना, इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, अष्टाध्यायी, उसमें इन्होंने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया, जिसमें से मगध को और अवंती को, सॉरी कौशल को और वत्स को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। तो कुल मिला जुला करके कहने का मतलब क्या है? कुल मिला जुला करके कहने का मतलब है कि भाई ये कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे डिपेंड है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो साहित्य देखने को मिलता है, साहित्यों से भी जो जानकारी मिलती है, उन्हें हमें मानना पड़ता है, उन्हें हमें मान करके चलना पड़ता है। और अलग अलग ग्रंथों में अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजनीतिक परिवर्तन हुए। हो सकता है कि जब बौद्ध ग्रंथ आए हों तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपद रहे हों, लेकिन जब बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हों तो उस समय जो बचे हुए महाजनपद 6 जनपद थे वो खत्म हो गए किसी कारणवश, या उन्हीं में मिल गए हों। बात समझ में आई? ये बात है। चलिए अब ये बातें इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 16th century BCE, North India logged and certain powers and the entire regions was divided into numerous small political units. No texts provide a clear descriptions of the political situation during this period, but some early Buddhist and Jain texts mentions a total of 16 Mahajanpadas. Their designations
vary from text to text, likely due to the political change at the different times at the geographical knowledge of the its maker list makers. The grammarians Parni mentions 22 Mahajanpadas, of which 3 are significant: Magadh, Kosal and Vत्स। ठीक है, तो भाई सेट है ये क्या बोलते हैं, पेश है आपके सामने सारथी नामक बैच। ये सारथी नामक बैच भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सारथी नामक बैच है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आप बेहिचक इसको ज्वाइन कर सकते हैं सारथी नामक बैच को। मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि आपके एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर आप टेम्पररी पढ़ रहे हो, केवल टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, कि या फिर केवल आप डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर डिग्री में भी नंबर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। केवल डिग्री में 45% दिखाओगे, क्या मतलब रह जाएगा? तो आपका 45% न होकर के अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में 90 to 95% तक आपका परसेंटेज पहुंच जाए, तो फिर आपके सामने ये सारथी नामक बैच पेश किया गया। सारथी नामक बैच जो है, इसको जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। ALU BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एकदम एसेंशियल्स है। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये बेहतरीन होने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें, भाई इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है। इतने सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इतने सभी सब्जेक्टों में से आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें, केवल छोटा सा प्राइस है 599। वैलिड की बात करें 6 महीने तक वैलिड है, लेकिन ऑफर आपका लिमिटेड है। जितना जल्दी आप कवर कर लेंगे उतना ही बेहतरीन होगा आपके लिए। ठीक है, जितना जल्दी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बेहतरीन तैयारी के साथ आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपका जो मार्क्स होगा बहुत बड़े लेवल पे डेवलप होगा और आपके मार्क्स इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि आपकी मार्कशीट देखते बनेगी। ठीक है, फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ क्लास नोट्स PDF ये सब के सब आपको टारगेट गुरुकुल नामक ऐप में मिलेंगे। टारगेट गुरुकुल ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे कि अगर आपका एग्जाम थ्योरी पैटर्न पे है तब तो अच्छी बात है, लेकिन आपका एग्जाम अगर MCQ पैटर्न पे तो भी आप अगर थ्योरी पढ़े रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप अपने MCQ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ भी दिए जाएंगे कि अगर आपका एग्जाम पैटर्न MCQ हो जाए तो भी आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता ना हो। और अगर आप शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हैं जल्दी तैयारी करने के लिए तो ये भी आपको दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप भी अगर आपको लग रहा है कि कोई भी टीचर से जुड़ करके आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सकती है तो आप पर्सनल मेंटरशिप भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसी बैच के साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। तो भाई ये बैच आपके लिए है, जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लो उतना बेहतरीन होगा। लिमिटेड ऑफर है, जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा तो फिर पछताने के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करें 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, उस समय महाजनपदों का ही विवरण तो देखने को मिला था। ठीक है, 16 महाजनपद क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भारत में या फिर भारत के जो महाजनपद हैं उनकी टोटल संख्या कितनी थी? 16 थी। उस समय 16 महाजनपद थे। ठीक है ना, भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिला है 6ठी शताब्दी से पहले का है। कब का है? 6ठी शताब्दी से पहले का। ऐसा माना जाता है कि भारत में महाजनपद जो हुआ करते थे 6ठी शताब्दी से पहले हुआ करते थे, लेकिन उल्लेख किसमें मिला है? बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है ना, सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसे लगता है कि बुद्ध के उदय के कुछ समय पहले समस्त उत्तरी भारत में 16 बड़े राज्यों में विभक्त था। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 जो महाजनपद है उनका वर्णन देखने को मिलता है। तो ये मान के चलिए कि कुछ ही दिन पहले हो सकता है कि जब बौद्ध धर्म का ओरिजिन हुआ हो तो कुछ दिन पहले तक ये जो 16 महाजनपद थे वो धीरे धीरे डेवलप हुए हो सकता है उससे पहले ज्यादा भी हो सकते हो सकता है उससे पहले कम भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इसको लिख देने के बाद जो महाजनपद थे उनकी संख्या बढ़ गई हो या घट गई हो, वो अलग बात है। लेकिन बौद्ध धर्म में जो वर्णन देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जो वर्णन देखने को मिलता है वो कितना मिलता है? 16 मिलता है।
16 महाजनपदों का, ठीक है ना। तो ये जो 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, इसी से हमें ये अंदाजा लगता है कि भाई 16 महाजनपद उस समय रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो जैन धर्म है उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है, जैन धर्म के ग्रंथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय की सूची में 16 महाजनपदों के जो नाम है वो कुछ इस प्रकार से हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गद्धार और कंबोज। जिसमें से ये जो महाजनपद है ये दक्षिण भारत में डेवलप हुआ था, और ये जो महाजनपद है दोनों गंधार और कंबोज, ये आज वर्तमान समय में जो वो है अफगानिस्तान है वहां पर डेवलप। बात समझ में आई? तो ये अलग अलग जगहों पे वर्णन देखने को मिलता है अंगुत्तर निकाय में, और अलग अलग जगहों पे ये सब डेवलप हुए थे। इनमें से 8 जो ऐसे जनपद थे, 8 वो कहाँ पे डेवलप हुए थे? वो उत्तर प्रदेश में डेवलप हुए, ठीक है ना। क्लियर? तो एक तरीके से 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। जनवश भसुक्त में केवल 12 राज्यों का ही नाम मिलते हैं। चिल्लू निदेश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग को जोड़ दिया गया है। गंधार के स्थान पर योन का उल्लेख है। महावस्तु की गंधार और कंबोज के स्थान पर कंस, सिवी तथा दसारण का उल्लेख है, किंतु इस समस्त सूचियों में अंगुत्तर निकाय की सूची प्रमाणिक मानी जाती है, ठीक है ना। सबसे प्रमाणिक जो माना जाता है अंगुत्तर निकाय। अलग अलग जगहों पे मैंने बताया कि अलग अलग जगहों पे हो सकता है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम भी लिखे गए हो, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें लिखी गई हो, वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जो अंगुत्तर निकाय में वर्णन देखने को मिलता है उससे प्रमाणिक माना जाता है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और 16 महाजनपदों के बारे में जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है? अब यही बात इंग्लिश में भी है, थोड़ा सा देख लीजिए। द 16 महाजनपदास ऑफ इंडिया डेट बैक टू एज अर्ली द 6th century BCE. The Buddhist text Anguttara Nikaya mentions 16 Mahajanpadas, suggesting that sometimes before the rise of the Buddha, all of northern India was divided into 16 major kingdoms. The Anguttara Nikaya list the 16 Mahajanpadas as Kasi, Kosal, Anga, Magad, Vajji, Mall, Chedi, Vats, Kuru, Panchal, Matsya, Sursen, Asmak, Avanti, Gandhar, and Kamboj. The Javasa Bhasutta list only 12 states, and Chula Nidesh adds Kaling to the list of 16 Mahajanpadas, and Yona is mentions in place to Gandhara, and Mahavastu mentions Sivi and Dasrana respectively in the place of Gandhara and Kamboj. However, of all these listed, Angasutra Nikaya list considered and authoritative, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैन धर्म में एक किताब है जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है ना। जैन धर्म में एक किताब है, जैन धर्म का साहित्य है, जिसका नाम है भगवती सूत्र। इसमें भी महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, और इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, ठीक है। किस तरीके से ये सूचियां, थोड़ा सा इनको भी देखते हैं। इनमें थोड़ा सा नाम डिफरेंट मिलता है, लेकिन 16 महाजनपद भी इसमें भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें नाम मिलता है अंग, बंग, मगह जिसे मगध बोला जाता है, मलय, मालव, अच्छ, वच्छ, ठीक है, वत्स जिसे बोला जाता है, कोच, वाड्य, लाढ़्य, वज्जी, मोली, काशी, कौशल, अवध एंड संबुत्तर। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र की सूचियों की तुलना करने पर पता चलता है कि कुछ राज्यों के नाम दोनों सूचियों में है, जैसे अंग, मगध, काशी, वत्स आदि। हेमचंद्र राय चौधरी का अनुमान है कि भगवती सूत्र में जिन राज्यों का उल्लेख है वे सुदूर पूर्व और सुदूर दक्षिण की राजनीतिक स्थिति के सूचक है। मतलब एक तरीके से
ये हेमचंद चौधरी जी हैं, इतिहासकार हैं, ये अपना राय देते हैं, कहते हैं कि भाई जो भगवती सूत्र में वर्णन देखने को मिलता है ये सुदूर दक्षिण भारत में स्थित होंगे। ठीक है, लेकिन कुल मिला जुला करके हो सकता है कि लैंग्वेज अलग हो सकता है भाषा अलग हो सकता है लिपि अलग हो, लेकिन कुल मिला जुला करके 16 जनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में, अन्य जगहों पर भी मिला है, लेकिन सबसे प्रमाणिक जो माना जाता है वो माना जाता है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। इन महाजनपदों के विस्तार से लगता है कि वे अंगुत्तर निकाय के उल्लिखित राज्यों के बाद के हैं। मतलब एक तरीके से इनका जिस तरीके से विस्तार हुआ है ऐसा माना जाता है कि अंगुत्तर निकाय में जो वर्णन देखने को मिलता है इसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। क्लियर है? एंड आगे देखिए, अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपद बुद्ध के पूर्व विद्यमान थे, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय काशी का राज्य कोसल और अंग का राज्य मगध में सम्मिलित कर लिया गया था। संभवतः अस्मक भी अवंती द्वारा विजित कर लिया गया था, एक तरीके से जीत लिया गया था। तो भाई इसी में क्या होता था कि 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद, इन सभी में आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी। कोई एक दूसरे को कब्जा कर लेता था, कोई उसको कभी जो मान के चलिए जो कमजोर पड़ा उसके ऊपर जो मजबूत पड़ा उसका कब्जा हो जाता था। बात समझे कि नहीं? तो ये कहानियां तो शुरू से चलती चली आ रही है। क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। द जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र आल्सो provides a list of Mahajanpadas, but the names in the list are somewhat different, such as the Ang, Magad, and Malay, Malwa, Acha, and Vach, and Vastu, Koch, Padhe, Ladhe, Vaj, Moli, Kasi, Kosal, Awadh, and Sabutra। ठीक है ना, ये वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इन सभी में केवल नेम का डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सब कुछ अंगुत्तर निकाय में है वही यहाँ पर भी मिला। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, हम आपको बताएं कि कौन कौन से जो महाजनपद है कहाँ कहाँ डेवलप हुए हैं। यहाँ पे बाबू अस्मक डेवलप हुआ है, अवंती यहाँ पे है, ठीक है ना, वत्स यहाँ पे है, ठीक है ना, मत्स्य यहाँ पर है। मतलब ओवरऑल देखिए, आप अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पे, यहाँ से लगा ये आपका यूपी, ठीक है ना। यहाँ पर 8 महाजनपद डेवलप हुए हैं, अंग यहाँ पे है, मगध यहाँ पर भी है, ठीक है, बिहार में है ये सब, ठीक है। और अस्मक और ये जो गंधार और कंबोज है, ठीक है ना, ये दोनों उत्तर भारत में जो क्या है यहाँ पे अफगानिस्तान है ना, ये क्या है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पर डेवलप हुए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में डेवलप। बात समझ में आई? तो ये जो है आपके वो 16 महाजनपद हैं, इनको आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। एक एक करके हम देखने का कार्य करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आए। महाजनपद काल में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनमें 2 प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी। अच्छा, शुरू में हमने आपको बताया कि वही शासन प्रणाली में कई प्रकार की शासन प्रणालियां थी, लेकिन खास करके 2 प्रकार की। एक तो राजतंत्र जिसे मोनार्की सिस्टम हम लोग बोलते हैं, और दूसरा लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी वो उस तरीके का लोकतंत्र नहीं था, उस तरीके का लोकतंत्र नहीं था जैसे आज वर्तमान समय में लोकतंत्र, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। कई छोटे छोटे गण मिल करके गणतंत्र बोलते हैं हम लोग, लोकतंत्र ना बोले, अरे लोकतंत्र बोल रही है यार, गणतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, ठीक है, रिपब्लिक, गणतंत्र, ठीक है, ऐसे थे, ठीक है ना, गणतंत्र टाइप का, लोकतंत्र टाइप का, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर बात करें हम लोग इनमें से, अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, जैसे यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, राजतंत्री व्यवस्था थी, मतलब राजा यहाँ पे शासन करते थे। बट अगर बात करें मज्जी की, मल्ल की, कुछ महाजनपद ऐसे भी थे जो गढ़ या संघ के अधीन थे, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर अलग अलग लोग मिलकर के शासन करते थे। राजतंत्री महाजनपदों का शासन राजा द्वारा संचालित होता था, परंतु गढ़ और संघ के राज्यों में विशिष्ट लोगों का एक समूह शासन करता था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब ऐसे था कि भाई ये एक राज्य है, ठीक है, अब इसमें A, B, C, D,
ई, ठीक है ना। हो सकता है ये सेंट्रल में बैठा हो सकता है ये इतना एरिया कवर कर रहा हो, 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 और ये इतना एरिया कवर कर रहा हो, ठीक है। लेकिन वास्तविकता क्या था, ये भी राजा कहलाता 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 था, ये भी। और अगर किसी दूसरे राज्य से इन सभी की लड़ाई हो जाती थी तो सभी लोग एकत्र होकर के लड़ाई लड़ने का कार्य करते थे। तो एक तरीके से यहाँ पे गणतंत्र था, ठीक है ना, गणतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता था, ठीक है। बात समझ में आई, आ गई। तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता था, ठीक है। अब यही बातें इंग्लिश में भी है, ठीक है। देखिए कह रहा है द 16 महाजनपदाज मेंशंस ड्यूरिंग द महाजनपदाज पीरियड हैड 2 टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। मतलब गवर्नेंस सिस्टम कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे। महाजनपदाज लाइक द अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधारा। यहाँ पे क्या था भाई, मोनार्कियल सिस्टम था, यानी कि जो राजा था वो शासन करने का कार्य करता था। बट अगर हम बात करें वज्जी की, मल्ल की, तो यहाँ पे जो शासन था एक तरीके से गण या संघ वाला शासक था, गण या संघ, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग राजा हुआ करते थे, सभी राजा लोग आपस में शासन करते थे, ठीक है। मोनार्कियल महाजनपदाज वेयर गवर्न्ड बाय अ किंग, बट in the state of the gun and sung, a group of entitled individuals ruled each persons in this group was called raja। मतलब उस ग्रुप में जितने भी लोग रहते थे वो सब आपस में राजा कहलाते थे। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग काशी की। काशी अपने आप में एक महाजनपद था। अब हम लोग एक एक राज्य के बारे में उसकी विशेषता को जानने की कोशिश करेंगे और फिर लास्टली हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एक राज्य दूसरे राज्य पर कब्जा कर लेता था, उसके राजनीतिक दशा को समझेंगे, ठीक है। लेकिन पहले एक एक राज्यों के बारे में समझेंगे, जानेंगे। राज्य क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय ये राज्य ही हुआ करते थे। आज राज्य का एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उस समय ये अपने आप में राज्य ही थे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार राज्य कर रहा हूं या फिर महाजनपद, ठीक है। यह महाजनपद प्राचीन काल में वर्तमान वाराणसी एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ पे था, काशी वाराणसी में, ठीक है ना। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों के बीच में घिरी हुई थी। वाराणसी के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है, ठीक है ना, पर्यटक स्थल भी है, लोग घूमने भी जाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी राजधानी हुआ करती थी, जो कि वरुणा और 80 से घिरी हुई थी, ठीक है ना। इसीलिए इसे वाराणसी के नाम से जाना गया। इसकी पुष्टि 5वीं शताब्दी में भारत में आने वाले चीनी यात्री फहियान के यात्रा विवरण से होती है। मतलब फहियान भी, अच्छा देखो, हमारे जो इतिहास है, इतिहास के रिसोर्स की बात करें तो 2-3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, दूसरा विदेशियों का विवरण और धार्मिक ग्रंथ, ठीक है ना, और साहित्य ग्रंथ भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब ग्रंथ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और विदेशी ग्रंथ, ठीक है ना। विदेशी ग्रंथ इसलिए क्योंकि वो सब आए, भारत में देखे, चीजों को समझे और लिख करके चले गए, ठीक है। तो ये वर्णन जो देखने को मिलता है वाराणसी का, ये चीनी यात्री फहियान की यात्रा विवरण से देखने को मिलता है। ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध साहित्य में काशी का भी उल्लेख मिलता है। अब देखो, जो ब्राह्मण साहित्य है, जो जैन साहित्य, इसमें भी देखने को मिलता है। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि हाँ, ये वास्तव में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। वायु, ब्रह्मांड, मत्स्य, मार्कंडेय तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुराणों में काशी की गणना मध्य देशी जनपदों में की गई है। पुराणों के अनुसार काशी में बसने वाला पुरुरवा के वंशज राजा काश थे, ठीक है ना। इसीलिए इसे काशी कहा जाने लगा। संभवतः यही कारण था कि जनपद का नाम काशी हो गया। मतलब वहां का राजा जो था, पुरुरवा के वंशज जो राजा था, उसका नाम था काश। क्या नाम था, काश, ठीक है ना। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो काश था, इसी के नाम पर ही यहाँ का जो नाम देखने को मिला है वो काशी देखने को मिला है। और इसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी है। तो वरुणा और 80 नदी के बीच में, उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदी है, इन दोनों के बीच में इसकी राजधानी जो थी, इसकी जो कैपिटल जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए इसकी राजधानी को हम लोग वाराणसी के नाम से जानने लगे। उस एरिया का नाम क्या रख दिया गया, वाराणसी रख दिया गया, ठीक है ना। तो काशी के बारे में आपको ये बातें क्लियर हो गई। क्या क्या याद रखना है भाई,
यहाँ वर्तमान समय में देखें तो ये वाराणसी में है आज वर्तमान समय में। दूसरी बात कि ये दो नदियों के बीच में उत्तर में बरोड़ा नदी, दक्षिण में असी नदी थी, दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती थी। और इसकी पुष्टि जो है किसने किया था? जो चीनी यात्री फयान है उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन सभी में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और इसका नाम जो काशी पड़ा वो यहाँ का जो राजा था, पुरुरवा वंश का राजा था, पुरुरवा वंश का राजा, उसका नाम था काश, और संभवतः उसी के नाम से इस एरिया का नाम, इस जगह का नाम काशी पड़ गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरीके से आगे की क्लासेज भी चलेंगी। ये आपका इंट्रो लेक्चर था। ठीक है, आगे की क्लासेस ऐप पे देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से डिटेल में आपको सारी चीजें समझाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।